मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की शुरुआत आपके 17 फरवरी और मैथ के पेपर के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके 17 फरवरी के लिए क्वेश्चन पेपर एक शानदार सेट करके लाया गया ताकि आपका रिवीजन हो और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से प्रश्न भी रिपीट करेगा और आपको पता चलेगा कि 17 फरवरी के दिन किस रूप में प्रश्न आने जा रहा है। चाहे आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में, आप दोनों छात्रों के लिए प्रश्न समान रूप से उपयोगी है। बिल्कुल इसी रूप में आपको क्वेश्चन पेपर इस साल देखने को मिलेगा। चलिए एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। डेली आप क्लास ज्वाइन कीजिए, एग्जाम तक 6:30 PM पे सभी विषय का आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लास इस समय मिल रहा है। इतना आप पढ़कर जाएंगे, आपका तैयारी बिल्कुल तूफानी लाल की तरह शानदार हो जाएगा। तो आज का क्लास काफी शानदार है, भले ही मैथ का क्लास है लेकिन बिल्कुल हम लोग शानदार शानदार प्रश्न और शानदार अंदाज में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप भी पेन कॉपी उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक का क्लास है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, इसी रूप में आपको एग्जाम में इस साल प्रश्न मिलने जा रहा है। इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन रहेगा, पूरा इंस्ट्रक्शन इसी रूप में रहेगा। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। काफी शानदार पहुंच चुके हम लोग प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 1 से 100 तक सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 50 का जवाब दीजिए, कोई 50 आप बना सकते हैं लेकिन हम लोग क्रम से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 50 अंक। मैथ में कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है, ये मैं नहीं सेट किया हूं कि आप कहेंगे कि मैं आसान आसान सेट कर दिया, खुद बिहार बोर्ड सेट किया है। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी बनाएंगे और सही आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न कह रहा है सर, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x जो यहाँ पे x है ना, इसका मान बताइए। अब सर माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा का मीन अर्थात कि माध्य का मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकालेंगे गुरुजी, तो सभी अंक को जोड़ देंगे, बिल्कुल सही। 4 + 5 + 9 + 11 + x, और उसमें हम लोग जितना ये अंक होगा उसे डिवाइड करेंगे। सर 1 2 3 4 5 अंक है, काफी शानदार। तब इसका माध्य निकलता है गुरुजी, माध्य प्रश्न में दे दिया है 7 है, तो यहाँ पे 7 मान पुट कर देंगे। क्लियर, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में अंक चेंज करके देगा, तभी आपको नहीं छोड़ना है इस प्रश्न को। चलिए इसको जोड़ते हैं सर, 5 4 9 9 18 और 18 11 अपना हो जाएगा 29, और प्लस में x सर, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे भाग में है 5, तो इधर आकर हो जाएगा गुना में। काफी शानदार। x बराबर 7 × 5 = 35 और प्लस 29 है तो -29। 35 में से 29 घटाते हैं तो 29 1 30, 5 1 6 हो जाता है सर। बिल्कुल सही, 6 हमने आंसर निकाल दिया। कहां पे दिखाई दे रहा है सर, पहला प्रश्न था, पहला ही ऑप्शन था। काफी शानदार। जितने भी छात्र ऑप्शन ने कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। ऑप्शन एग्जाम में आप करके आएंगे, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप तूफानी लाल की तरह क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आंसर कमेंट कर रहे हैं। पहला का ऑप्शन है और क्लियर आप समझ चुके हैं। मैं पार्ट बाई पार्ट तोड़ तोड़ कर आपको समझा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक है, काफी प्रश्न यहां से आएगा। एग्जाम में क्या होगा देखिए, इसी रूप में प्रश्न मिलेगा, सिर्फ अंक। जैसे यहाँ पे 4 है तो वहां पे 5 रहेगा, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। मैथ में होता है कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, बाकी अंक चेंज रहेगा, आप उसका धुआं धुआं मचा कर आ जाएंगे एग्जाम में से। प्रश्न कह रहा है सर, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट बताइए। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए आप जानते हैं विविक्तर निकालते हैं। बिल्कुल सही, डी निकालेंगे गुरुजी, डी बराबर b² - 4ac। बिल्कुल सही। बी सर, तो जो x का गुणांक है, देखिए प्रश्न पे ही मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे ही एग्जाम में भी आपको रफ ज्यादा पेश नहीं करना है। इसी तरह आपको हल्का हल्का मैं तो समझा रहा हूं, वहां पे तो आपको सीधे फार्मूला भी नहीं लिखना है, सीधे आप b² - 4ac पे मान पुट कर दीजिएगा। बी सर, जो x का गुणांक है कितना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप क्लास को देख रहे हैं, डेली शाम 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप कभी भी क्लास को देख सकते हैं। 4 फार्मूला का a का मान जो x² का गुणांक है, c सर कांस्टेंट है। काफी शानदार। 4 4 16 और 4 4 16 गुना कर रहे हैं, 4 4 8 होता है, ऐसे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 2 बार गुना हो रहा है। 0 सर, अर्थात कि जैसे ही हम कहते हैं कि सर d बराबर 0, विविक्तर बराबर 0 सर, तो क्या होता है, मूल वास्तविक और इक्वल होते हैं। बिल्कुल शानदार। ऑप्शन भी जो भी छात्र कमेंट किए हैं, आप समझिए मैथ में इस साल 100 में 100 लाने जा रहे हैं और आपका तैयारी तूफानी लाल की तरह हो चुका है। दूसरा का राइट आंसर है ऑप्शन भी, वास्तविक और बराबर। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है, तीनों
लोग को समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पे अंक चेंज करेगा तो हो सकता है डी का मान 0 से बड़ा आ जाए। जब धनात्मक होगा डी का मान 1 2 3 4 5 5000 10,000 कुछ भी, तब हम कहते हैं वास्तविक और असमान है। जब डी का मान ऋणात्मक आ जाएगा सर 0 से छोटा, तब हम कहेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं है। पूरा क्लियर आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट। इस पे प्रश्न आएगा इस साल एग्जाम में, अंक चेंज रहेगा, आपको तूफानी लाल की तरह तूफान मचाकर सॉल्व कर देना है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट सीखिए। आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार, काफी बच्चे मैं देख रहा हूं सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। जितने प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे, जब तक आप बने रहेंगे तब तक हम लोग प्रश्न की चर्चा करते रहेंगे। कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न, यदि 3 अल्फा बराबर 90 तो साइन अल्फा। सर क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा का मान बताइए गुरुजी। तो अल्फा कैसे मान निकालेंगे सर, तो दिया है 3 अल्फा बराबर 90, तो अल्फा बराबर यहां पे कटा देंगे 30। समझ में आ रहा है, अल्फा बराबर 30 डिग्री, यहां पे गुना में था तो भाग में 30 तिहाई 90, अर्थात कि सर अल्फा का मान हमने निकाल दिया 30, तो हमसे घूम फिर कर साइन 30 डिग्री का मान पूछता है। तो साइन 30 का मान हम लोग याद किए हैं सर 1/2। काफी शानदार। ऑप्शन सी जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, समझिए आप भी तूफानी लाल के मित्र हो चुके हैं और एग्जाम में आप तूफान मचाने जा रहे हैं। ऑप्शन सी सर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सेट किया गया प्रश्न पत्र है। देख रहे हैं कितना आसान आसान अंदाज में हम लोग इसको समझ ले रहे हैं। एग्जाम में मैं बार बार यही बात कहूंगा कि ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्या होगा, अंक चेंज रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट में नो चेंज, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है साइन 45 प्लस थीटा और आपका माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। देखिए अंदाज पे क्वेश्चन टिक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना शानदार इसका ऑप्शन सेट किया गया है। यहाँ पे मैं ऊपर आपको लेकर चल रहा हूँ। देखिए पहला का हम लोग सॉल्व किए तो ऑप्शन ए आ गया, दूसरा का बी, यहाँ पे देखिए तीसरा का सी। अब चौथा का देखते हैं क्या आ रहा है। कह रहा है साइन 45 प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग प्रश्न पे ही सभी चीज करना है, तो आपको मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन 45 प्लस थीटा उसी तरह रहने देंगे, माइनस, अब यहाँ पे कॉस 45 माइनस थीटा है, ध्यान से देखिएगा। तो कॉस को हम लोग साइन में चेंज करेंगे, बिल्कुल सही। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 90 और थीटा पूरा ए है, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये थीटा है अपना, ये पूरा अपना थीटा है। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप क्लियर समझ पा रहे हैं। तो साइन 90 और माइनस थीटा कितना है हमारा, पूरा है 45 माइनस थीटा, ये पूरा अपना थीटा है। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, साइन 45 प्लस थीटा गुरुजी उसी तरह रह जाएगा, और माइनस साइन 90 में से 45 घटाएंगे तो 45, और यहां पे माइनस माइनस प्लस थीटा। समझ पा रहे हैं, माइनस यहां था तो यहां पे भी बाहर किया, 90 माइनस थीटा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। तो यहां पे देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 प्लस थीटा, दोनों अंक बराबर है सर, घटकर 0 हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियर हो गया 0, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं क्लियर आप कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। कोई थीटा का मान दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, पूरा ये थीटा था 45 प्लस थीटा, कॉस थीटा तो ये पूरा थीटा का मान था। तो एक हम चेंज करते हैं, जब जो साइन कॉस में है तो साइन को हम लोग यहाँ पे कॉस को चेंज कर दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 45 45 और माइनस माइनस प्लस थीटा, तो कट के हो गया 0। काफी शानदार, इसका भी आ गया ऑप्शन सी। ध्यान से उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, मैथ है, ध्यान से सीखिएगा, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे सर, 5 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। समीकरण को हल करने के लिए बोला जा रहा है, चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के हल हैं। अब देखिए हम इसको इसी पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ज्यादा मेथड लिखने की आवश्यकता नहीं। ये अपना है समीकरण 1, ये अपना है समीकरण 2। आप जानते हैं विलोपन विधि आसान होता है, लेकिन उसके लिए अंक पूरा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5x है, 2y है, 16, यहाँ पे देखिए सभी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं सभी का, देखिए आप प्रतिस्थापन से बनाइए, विलोपन से, वर्गगुणन से, इससे उसको कोई मतलब नहीं। आप बस सही आंसर निकालिए, एक अंक वो आपको दे देगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये 2 है, और यहाँ पे देखिए 4 है। तो इस 2 को हम लोग 4 करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुना। बस इतना ही काम करेंगे कि समीकरण 1 में हम अगर 2 से गुना करते हैं और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी सर 10x, 2 दूनी सर 4y, 16 दूनी 32। बचपन से आप पढ़ा याद किए हैं। 7 में कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 2 उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इतना से क्या बेनिफिट हुआ कि सीधे हम लोग जोड़ रहे हैं। 10 7 सर 17x, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, 4y 4y, 32 2 गुरुजी 34, 17 से 34 कट जाएगा, बिल्कुल सही। या x बराबर 2, सीधे सीधा हमें आंसर निकालना है, क्योंकि हमको ज्यादा इस पे गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर दे रहा हूं, एग्जाम में ज्यादा रफ नहीं करना। अब x का मान आ गया 2, सर y का मान चाहिए किसी समीकरण
में रख देंगे, बिल्कुल सही, एक या दो में, चलिए एक में रख देते हैं, दो में भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो 5 एक्स के जगह पर रख दिए 2 प्लस 2y बराबर सर 16, या 2y बराबर गुरुजी 16 और प्लस यहाँ पे है 5 दूनी 10 तो -10, या y बराबर सर 6 और बटा में 2 बराबर 3। यहाँ पे देखिए सर x बराबर आ गया अपना 2 और y बराबर आ गया गुरुजी 3। किस ऑप्शन में है x बराबर 2 और y बराबर 3? देख रहे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए, काफी शानदार, ऑप्शन ए पे मिल गया। 5 का सही आंसर कर देंगे ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से सीखिएगा। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न कितना शानदार है। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला प्रश्न था, आप देख लिए, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब आपको प्रश्न स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है, आप भी सॉल्व कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम में अब 2-4 दिन का समय शेष है और ये क्वेश्चन बैंक का क्लास इसीलिए मैं बचा कर रखा था अंतिम में, ताकि आपको मालूम चले किस रूप में बिहार बोर्ड प्रश्न सेट करता है। और इस साल देखिएगा क्या होगा, प्रश्न बिल्कुल इसी रूप में रहेगा, अंक चेंज होगा। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ के समरूप हैं, और त्रिभुज यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, एरिया त्रिभुज एबीसी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल है डीएफ का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, बउआ टाइप प्रश्न कर दिया सर, बिल्कुल सही। अगर दिए गए दो त्रिभुज आपस में समरूप हो और उनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और उनके भुजा का अनुपात पूछे संगत भुजा का, तो स्क्वायर रूट, काफी शानदार। संगत भुजा का अनुपात दिया रहेगा और उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका स्क्वायर। तो वहीं समरूप देखिए दे ही रहा है, दोनों का क्षेत्रफल दिया तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 36 का 6, 49 का 7, 6 कहां पे दिया है गुरुजी? ऑप्शन बी, काफी शानदार बउआ टाइप प्रश्न सर, ऑप्शन बी। इसी रूप में बिहार बोर्ड फिर इस साल प्रश्न पूछने जा रहा है। अगर आप डेली शाम 6:30 PM पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास करते हैं तो एग्जाम में आप तूफानी लाल की तरह तूफान मचा कर आएंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एक एक प्रश्न को लेकर समझ रहे हैं, कोई प्रश्न हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न हमेशा आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक या आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक प्रश्न इस पैटर्न पे जरूर पूछा जाता है। कह रहा है सर त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी इस तरह है कि AD बटा DB इतना, AC तो A। चलिए त्रिभुज बनाकर क्लियर समझ लेंगे। यहां पे मैं त्रिभुज बना दे रहा हूं, यहां पे देखिए ध्यान से, ये अपना हो गया त्रिभुज, मान ले रहे हैं हम लोग ABC, प्रश्न में कहा है। अब कह रहा है सर इसमें D जो है समानांतर है BC, बिल्कुल सही, D समानांतर है BC। AD सर दिया है 3, DB दिया है 5। यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा है AC, यहां पे पूरा AC कह रहा है 5.6। तो ये पूछा है ए बराबर व्हाट, तो जैसे ही ये कंडीशन होता है वैसे ही थेल्स पर में हम लोग क्या लिखते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा इधर दे रहा है AC, तो एक साइड हम लोग लिख देंगे AC, और इधर हम लोग को क्या निकालना है, इसी बात को सीखना है, इस तरह आसानी से बन जाएगा AE, तो इसको AE को नीचे कर देंगे, बिल्कुल सही। अब इधर जब हम लोग AC लिखे हैं तो इधर पूरा क्या लिखेंगे, AB, बिल्कुल सही। इतना आप समझ गए, समझिए प्रश्न को समझ गए। और इधर AE लिखे हैं सर, तो इधर क्या लिखेंगे, AD, काफी शानदार। जो भी बच्चे AD कमेंट करा समझिए उनका मैथ का तैयारी बिल्कुल शानदार है। अब AB गुरुजी, तो AB निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए AD प्लस DB बराबर AB, 5 3 गुरुजी 8, बिल्कुल सही। AD सर, AD यहाँ पे देख रहे हैं दिया है 3, काफी शानदार। और AC, तो AC दिया है प्रश्न में 5.6, बिल्कुल सही। और AE सर, AE निकालना है, या AE बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे AE चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 5.68, और 3 यहाँ पे भाग में तो ऊपर चला जाएगा गुना में, बिल्कुल सही। 8 सते 56, 0.7, 7 तिरका 21 अर्थात की 2.1, 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे, काफी शानदार। 7 का जो भी बच्चे ऑप्शन डी कमेंट किए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, इस प्रश्न को 1-2 बार क्लास खत्म होगा तो समझ लीजिएगा, फिर से बना लीजिएगा अंक बदल बदल के। ऐसे में ऐसा प्रश्न काफी आपको सिखाया हूं, ये पहला प्रश्न नहीं है। 8 नंबर प्रश्न, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा और हर चैप्टर से प्रश्न मिलेगा क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से सेट किया गया है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे मैं पहले एक वृत्त बना दे रहा हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए, मानने के लिए वृत्त हो गया, वृत्त आप क्लियर बनाइएगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे वृत्त है। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग प्रकाल रखकर घुमाए थे तो ये इसका केंद्र हो गया, तो ये अपना त्रिज्या हो गया 10
10 सेंटीमीटर। इधर एक और त्रिज्या खींच देंगे सर 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए वृत्त का अपना जीवा हो गया, मान ले रहे हैं क्या हो गया, वृत्त का जीवा। और कह रहा है वृत्त का जीवा जो है इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे ही 90 डिग्री बना रहा है वैसे ही ये समकोण, और जैसे ही ये समकोण होगा सर वैसे ही ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। और पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया था कि अगर ये समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण, अर्थात कि ये h हो गया सर, तो h तो पूछा है, तो h बराबर √p² प्लस b²। अब क्लियर समझ रहे हैं, त्रिज्या 10 था और यहाँ पे बोला कि प्रश्न में देखिए जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है 90 डिग्री, 90 के सामने वाला ये जीवा ही है, और जीवा को हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से 90 इसीलिए दिया था कि h बन गया, तो h बराबर p² प्लस b²। तो √p का मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और कहीं पे त्रिज्या बराबर ही होगा 10 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। इतना बराबर सर √100 प्लस 100 बराबर √ गुरुजी 200। 200 का मतलब कितना हुआ 100 गुने 2, तो 100 का रूट निकल जाएगा 10, 2 का नहीं निकलेगा, निकाल लीजिएगा 10√2 सेंटीमीटर। वृत्त के जीवा की लंबाई हम लोग निकाल दिए, कहीं पे दिया है सर, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। शानदार प्रश्न मिलेगा, इस साल भी इसी रूप में प्रश्न आएगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा। उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ पा रहे हैं। अब आप तूफानी लाल हो चुके हैं, आप तूफान मचाने के लिए अब तैयार हैं एग्जाम में, क्योंकि हम लोग काफी प्रश्न की चर्चा की है। 9 नंबर प्रश्न वैल्यू पूछ रहा है, ट्राइगोनोमेट्री टेबल याद रखिएगा। कह रहा है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान क्या होगा, तो इसके लिए मान याद रहना चाहिए। cos 60 सर कितना होता है, तो देखिएगा अगर ध्यान से तो कहिएगा cos 60, मैं ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू पूछ रहा हूं, तो cos 60 कितना होता है 1/2, बिल्कुल सही। और यहां पे देखिए गुना में, तो गुना में, और cos 30 √3/2, और माइनस sin 60 √3/2, cos 30 का उल्टा, और sin 30 तो cos 60 का उल्टा 1/2। अब देखिए यहाँ पे गुना भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेम यही अंक है। यहाँ पे देख रहे हैं √3/4 और √3/4 सीधे आप देख रहे हैं बराबर है, तो कितना हो जाएगा 0। काफी शानदार, ऑप्शन सी बउआ टाइप प्रश्न है, 10th का छोटा बउआ भी सही आंसर दे देगा, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न देखिए कितना शानदार है, कह रहा है रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होता है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितना होता है। सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास इस समय 6:30 PM पे कर रहे हैं, एक साथ आंसर लाइव चैट में दीजिए, तो 10 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन के सही सही आंसर दे पा रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण की बात हो रहा है। काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं मचाए हुए हैं और ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं 10 का। आपका चला आंसर काफी शानदार है, ऑप्शन ए सर रैखिक समीकरण, तो घात कितना होगा 1 होगा, तभी तो रैखिक समीकरण है, बिल्कुल सही बउआ टाइप प्रश्न। 11 नंबर कह रहा है tan थीटा बराबर इतना, तो sin थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा सर। tan थीटा का फॉर्मूला P/B, बिल्कुल सही, लंब बटा में आधार सर, अर्थात कि पहले हमको h निकालना पड़ेगा, तो h बराबर √p² माइनस प्लस में b² माइनस नहीं प्लस b²। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब p 4 है b 3 है तो h 5 ही होगा, लेकिन मैं आपके संतुष्टि के लिए बना दे रहा हूं 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 16 3 9 √25 गुरुजी 5। ऐसे हम लोग आपको समझ के रखना है कि जब p 4 है b 3 है तो h कितना होता है 5, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट यही बताता है। अब कह रहा है sin थीटा अर्थात कि p/h, cos थीटा गुरुजी b/h। P कितना है सर, यह है प्रश्न में 4, H निकाल दिए। B कितना है गुरुजी 3, H निकाल दिए 5, 5 लघुत्तम 4 3 7, 7/5, ऑप्शन सी। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न बीएससी भी सेट कर रहा है। थोड़ा सा अगर आपके पास लॉजिक है और एग्जाम तक क्लास करके जाते हैं तो तूफानी लाल की तरह तूफान मचाकर उधर से आइएगा मैथ में 100 में 100 लेकर। आगे देखिए सर 12 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूं क्योंकि इसी पे हम लोग को रफ करना है। 12 नंबर प्रश्न कितना शानदार है, कह रहा है आपसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा 8.4 से रिलेटेड कर दिया है प्रश्न को, क्या होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं 1 नंबर में पूछा है तो आसान ही प्रश्न होगा। तो चलिए कौशिक को बदलते हैं, तो कौशिक को हम लोग बदलेंगे तो कितना होगा, कहिएगा 1/sin थीटा, बिल्कुल सही। कॉट को बदलेंगे सर तो cos थीटा बटा में sin थीटा। आप समझ पा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला अब आपके लिए आसान हो गया, कितना आप पढ़ चुके हैं, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे सर लघुत्तम लेंगे बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में, तो sin का लघुत्तम sin थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
अलग अलग करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा अपना साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सब प्रश्न बड़ा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अब कर रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार फिर माइनस में, अर्थात होल स्क्वायर है तो 2 बार इसका करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक स्टेप इधर समझ लीजिए, अब प्रश्न बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर उसी तरह रहेगा और 1 माइनस कॉस थीटा उसी तरह रहेगा। अब नीचे देखिएगा सर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, ए स्क्वायर तब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सर कहिएगा ए प्लस बी, बिल्कुल सही, ए माइनस बी, काफी शानदार। 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया सर, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे अपना बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सर मिल गया 12 का सही आंसर। तो जो भी छात्र मुझसे पहले सॉल्व करके ऑप्शन बी कमेंट किए थे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, आप समझ रहे हैं, मैथ का क्लास है, एक ही स्क्रीन पे सभी चीज लिखना है इसी प्रश्न पे, तो आपको क्या करना चाहिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखना चाहिए। और यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, इसी तरह सिर्फ चेंज करके हम लोग होल स्क्वायर किए हैं, ऐसे प्रश्न आप बनाए होंगे, कितना प्रश्न में मिलता है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा अगर कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला कितना होता है सर, तो कहिएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर, मिलाएंगे कहां पे है, यहाँ पे तो 180 है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 पाई आर थीटा, बिल्कुल यही इसी को गुना कर दिया गया, यहाँ पे देखिए 360, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। फार्मूला पूछ रहा था सर, ऑप्शन बी, फार्मूला तो मैं कितना बार बताया हूं, मैं कुछ दिन पहले आपको एक क्लास देखिए, मैं आपको हर चीज की जानकारी देता हूं, एग्जाम के पहले आपको कैसे पढ़ना चाहिए 4-5 दिन मैं आपको बताया था कि मैथ में सिर्फ फार्मूला रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। देखिए फार्मूला से कितना प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मैं नहीं बनाऊंगा 14 नंबर प्रश्न, ये तूफानी लाल के लिए, और तूफानी लाल आप ही लोग हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग तूफान मचाते हुए कमेंट करेंगे। करा सेक 11 माइनस कोसेक 79 का मान कितना होगा सर, जो भी छात्र करें गुरुजी ये कट के 1 हो जाता है, बिल्कुल सही। अब क्या इसमें बनाना है, 1 होगा, आप समझ पा रहे हैं, इसको सेक को क्या करेंगे, 9 कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 11, तो फिर कितना हो जाता है कोसेक 79, नीचे भी 79, तो ऑप्शन है, क्योंकि एंगल भी 90 है, सेक कोसेक का पेयर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन है सर 14 का सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफी शानदार है। देखिए हर चैप्टर से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से यही आपका हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। करा एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर व्यास दिया है, करा इतना मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाने पड़ेगा, तो पहले एक चक्कर निकाल लेंगे, और इतना मीटर की दूरी तय करना तो एक चक्कर से इसमें भाग दे देंगे। तो पहिया आप जानते हैं वृत्ताकार होता है, और एक चक्कर लगाने में पूरा इसको एक वृत्त, इसका अर्थात कि इसका परिमाप के बराबर घूमना पड़ता है। पीछे भी हम लोग चर्चा किए कि एक पहिया को एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, तो इसके परिमाप के बराबर। तो वृत्त का परिमाप देखिए आर दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 क्यों करें, यहाँ पे देखिए डी दिया था, तो आर आप जानते हैं 2 से भाग दे देंगे, 20 यहाँ पे निकल गया, आर बराबर 20। अब हम निकाल लेंगे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर सर, बिल्कुल सही, 2 और पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 20, कोई कटने जा रहा है, नहीं कटेगा तो इसी तरह छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि 176 मीटर में भाग दे देंगे, तो 2 गुने 22/7 और गुने में 20। यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 7, क्योंकि भाग में तो ऊपर जाके हो जाएगा गुना में। लेकिन यहाँ पे अब एक काम कटाने से पहले आपको और करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए 176 है, यहाँ पे देख रहे हैं मीटर में है, और एक किसमें था, सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं मीटर सेंटीमीटर में गुना होगा, इसके लिए एक यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से गुना, तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं 100 से गुना हो जाएगा। करता हूं मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं, मीटर था यहाँ पे सेंटीमीटर, तो मीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए 100 से गुना करके। अब कटाएंगे 20 पचे में 100, ये सभी बात आपको ख्याल रखना है, 20 पचे में 100, और 22 से आपका 176 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, 8 मर्त में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा सर 4, 7 चौका में 28 और गुना में आपका हो गया 5, गुना कर देंगे तो 8 पचे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140, बिल्कुल सही। कहां पे दिया गया है सर, ऑप्शन ए पे। उम्मीद करता हूं आप क्लियर इस प्रश्न को समझ पाए हैं। चलिए हम लोग पहले क्या निकालें, इसका परिमाप, और फिर इतना दिया था मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में बदल के भाग कर दिया, आंसर आ गया।
अंक चेंज करके एग्जाम में इसी रूप में बना दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए, फार्मूला याद कर रख लीजिएगा। अभी भी जो भी आपके पास जन्मदिनों का समय शेष है उसमें फार्मूला बार बार याद करके जाइए। कह रहा है आपसे कि यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है सर, तो इसका आयतन क्या होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन पूछ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बउआ भी अत्यंत का बता देगा सर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। 16 नंबर प्रश्न का देखते देखते आपको ऑप्शन भी कमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि बोला पूछा था शंकु के आयतन का ऊंचाई h है, आधार त्रिज्या का r है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है आपसे कि यदि बेलन का व्यास 28 है, दिया है, आर निकाल लेंगे 14 हो जाएगा, यहीं पे हमने निकाल लिया। ऊंचाई h दे दिया है 20, कह रहा तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहिएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है, संपूर्ण, वक्र नहीं पूछ रहा है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में मान पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 2 उसी तरह रहेगा, पाई का जगह पर 22/7, आर हमने निकाल लिया 14, क्योंकि 28 दिया था 2 से डिवाइड कर दिए, व्यास दिया था, हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे। एच यहाँ पे आर प्लस एच, तो आर फिर दे दिया अपना 14 और एच दिया है प्रश्न में 20। 7 से इसको कटा देंगे सर 2, 22 में 2 से गुना करेंगे गुरुजी, 44 गुने 2 और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 1 3 34। अब पूरा इसको गुना करेंगे तो 44 में 2 से हो जाएगा 88 गुना में 34, तो 8 चौका आपका 32, अर्थात गुना भाग आप कर लीजिएगा, 29 92 आ जाएगा। ऑप्शन बी पे दिया गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न था, अगर फॉर्मूला आप याद किए हैं तो कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल सही, क्योंकि पूछा था देखिए व्यास दिया था हमने, आर निकाल लिया, ऊंचाई भी दिया था, संपूर्ण पृष्ठ पर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बस आगे गुना भाग कर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन क्या होगा। कह रहा है गोला का त्रिज्या 3 गुनी हो जाएगा तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर, ऐसे प्रश्न भी खूब आता है। तो देखिए गोला का त्रिज्या, गोला का पहले आयतन क्या होता है, तो कहिएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब कह रहा है सर कि यहां से इसका त्रिज्या 3 गुना हो गया था, कि 4/3 पाई और यहां पे आर हो गया है 3r का क्यू, अर्थात कि 4/3 पाई और 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27 आर क्यू। तो पहले देखिए गोला का त्रिज्या था 4/3 पाई आर क्यू, अभी इसमें 4/3 पाई आर क्यू है, लेकिन 27 से इसमें गुना हो गया, अर्थात कि ये 27 गुना उसका आयतन बढ़ेगा, अर्थात कि गोला का त्रिज्या अगर 3 गुना हम करेंगे तो आयतन 27 गुना हो जाएगा, क्योंकि आर का पावर 3 होता है। बिल्कुल शानदार। 18 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कमेंट किए थे, ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सर, 19 नंबर प्रश्न को समझते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। कह रहा यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए पहले घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो घन के विकर्ण की लंबाई √3 गुने भुजा, तो मान ले रहे हैं भुजा घन का ए है तो √3a बराबर दिया है 6√3, √3 से √3 कैंसिल सर, ए बराबर भुजा हम लोग निकाल लिए 6। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का 6a²। देखिए सभी फार्मूला का खेल है, फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तभी इसको आप बना पाएंगे। 6 गुने 36, 36 में 6 से गुना कर देंगे सर 216। काफी शानदार। कहां पे दिया गया है गुरुजी, ऑप्शन बी में, 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी। दो फार्मूला आपको इसमें मिल गया, घन के विकर्ण की लंबाई √3 गुने भुजा, तक की ए मान लीजिए भुजा है तो ए हो गया, फिर आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² पर मान पुट कर देना था। अब आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, कह रहा यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या 14 है तो तिर्यक ऊंचाई आप समझ रहे हैं, आर दिया है, एल का मान पूछा है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। बिल्कुल सही, याद रखिए, देखिए फार्मूला जरूर याद रखिए। सोच रहा है फार्मूला से कितना प्रश्न आपका कमांड हो जा रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर दिया था 880 सेंटीमीटर, पाई सर 22/7 बिल्कुल सही। आर गुरुजी प्रश्न में दे दिया है 14, तिर्यक ऊंचाई एल पूछा है बराबर 880। 7 से कटा देंगे सर, इसको 2 मर्त में कट जाएगा, या एल बराबर 880 बटा में 22 गुने 2, इसको 22 से कटा देंगे सर तो 22 चौका आपका कितना होता है 4 दूना, ठीक है 40 यहाँ पे हो जाएगा, 2 से 40 को कटा देंगे तो 20। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सर सही आंसर। सोचिए एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, बस पाई आर एल। फॉर्मूला याद करते चलिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, संख्या
इतना है, ये नंबर किस प्रकार का नंबर है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ना ही ये रिपीट कर रहा है और ना ही ये शांत दशमलव प्रसार है। जैसे ही किसी संख्या का दशमलव प्रसार ना ही शांत हो ना ही अशांत आवर्ती हो, या अशांत अनावर्ती है, वैसे ही कहते हैं सर अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही, 21 का ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं, एग्जाम मैथ का आपको देना है, पहले दिन ध्यान से सीखिएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सहअभाज्य संख्याओं का मौस को प्राइम नंबर उसे ही कहते हैं जिसका मौस अर्थात कि जिसका एचसीएफ 1 हो। ये तो सीधे सीधे परिभाषा पूछ लिया, तो ऑप्शन बी को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात कि जिसका एक ही सिर्फ एचसीएफ हो। तो ऑप्शन बी देखते देखते आपको कमेंट कर देना चाहिए। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या है। m अगर धनात्मक पूर्णांक है तो मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस में है, 1 2 3 4 अनंत कितना भी रखेंगे तो इसका मान इसमें कौन है जिसका हमेशा विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी सम है, तो इसमें कुछ भी मान रखिए, 1 रखिएगा 4 एकम 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 2 रखिएगा 4 दूनी 8 2 10, लेकिन जितना भी 6 10 आ रहा है सभी सम संख्या है। यहाँ पे भी रखिए 4 एकम 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 2 रखेंगे तभी ये सम है तो सम ही आएगा, 4 दूनी 8 और 4 12। यहाँ पे मान पुट करेंगे सर 4 एकम 4 1 5, 2 भी मान पुट कीजिए 4 दूनी 8 1 9, कुछ भी मान इसमें रखिएगा धनात्मक पूर्णांक तो इसका मान विषम ही आएगा, विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा सर। ऑप्शन सी 23 का सही आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही लॉजिकल प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग खपाने की आवश्यकता है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था, ऑप्शन सी सही आंसर होगा क्योंकि विषम पूर्णांक का रूप पूछा था। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। अब सोचिए इससे आसान प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या रैखिक बहुपद के घात, तो 24 का राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन भी। जितना घात वाले बहुपद होते हैं उतना ही, वही द्विघात बहुपद पूछता है तो 2, त्रिघात बहुपद तो 3, तो ऑप्शन भी 24 का सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसका एक शून्यक बताइए, इसमें से कौन इसका यहाँ पे दिया गया एक बहुपद, तो कह रहा है इसमें कौन इसका एक शून्यक है। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न आप उम्मीद कर रहा हूं आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। कह रहा है इसका शून्यक बताइए सर, द्विघात बहुपद है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 5 दूनी में 10, और ऐसे 10 को आप निकाल सकते हैं, 2 से निकलेगा 5, तो 3 लाना है तो 5 2 बिल्कुल सही। अर्थात कि सर 2x² उसी तरह लिख देंगे और 3x के जगह पर कितना हम लिख सकते हैं, कहिएगा माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2x क्योंकि माइनस वाला ज्यादा रखना है, और माइनस 5x बिल्कुल सही -5। कुछ इसमें क्या कॉमन है सर, 2x कॉमन, इधर मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए 2x जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसमें -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात कि एक 2x - 5 मिल गया और एक x + 1 मिल गया। अर्थात कि x बराबर हमने एक -5 है तो इस साइड आएगा तो +5/2 और +1 है तो -1, बिल्कुल सही। तो इसमें से एक ही दिया है तो -1 इसका एक शून्यक है। देखिए ऑप्शन बी, क्योंकि कोई एक कह रहा है कि कौन इसमें से एक शून्यक है, तो एक 5/2 है, ऑप्शन में है ही नहीं, एक -1 है तो इसी तरह -1 इसका सही आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार है, कह रहा है यदि px = qx × gx, बिल्कुल सही, और px का घात इतना है gx का घात इतना है, तो px/gx कितना होगा। अब देखिए मान ले रहे घात पूछ रहा है तो यहाँ पे px देखिए कह रहा है और बाटा में gx, ठीक है, px बटा में gx का मान पूछा है। अब px कह रहा है 6 है तो 6 मतलब x का मान लीजिए पावर 6 है, कोई भी हम लोग मान ले रहे हैं x है। घात क्योंकि दिया है यहाँ पे देख रहे हैं संख्या कोई भी है उसका घात से मतलब है। gx का घात दिया है 2 तो मान ले रहे हैं gx कोई भी संख्या है x ही है उसका घात है 2, तो पूछ रहा है px/gx, तो x का पावर जैसे ही ये बाटा में रहेगा भाग में रहेगा और यहाँ पे देखिए बेस समान हो तो पावर घट जाता है। आप पढ़े हैं x = 6 में से 2 जाएगा 4, तो इसका पावर कितना होगा सर, घात कितना होगा 4 होगा। कहां पे है गुरुजी, ऑप्शन ए पे। देखिए कितना लॉजिकल प्रश्न पूछ रहा है। अगर सिर्फ आपके पास अच्छा से दिमाग शांत रख के एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करेंगे तो लगातार आप 50 प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। 27 नंबर प्रश्न देखिए आगे आपके स्क्रीन पे, कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक का योग बताइए। इसका शून्यक का योग आपको बता देना है।
तो अब चलिए शून्यक का योग हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए शून्यक है तो माइनस बी बटा, देखिए शून्य का योग शून्य का गुणनफल पर हर साल प्रश्न आता ही है। तो माइनस बी है तो माइनस यहाँ पे -11, यहाँ पे देख रहे हैं बी का मान कितना है 11 है और ए का मान कितना है सर 6, माइनस माइनस प्लस 11 बट्टा में 6, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार शानदार है, कह रहा है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना दिया है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए कितने हल होंगे। कह रहा है वास्तविक संख्या का समुच्चय आप समझ रहे 1 2 3 4 माइनस कुछ भी रखिए, परिमेय अपरिमेय, कह रहा है दो चर में समीकरण तो इसका कितना हल होगा। तो देखिए एक्स का आप मान लीजिए एक मान रखेंगे, वाई का कुछ और आएगा, एक्स का 10 रखेंगे, वाई का कुछ, वाई का 10 रखेंगे, एक्स का कुछ रखेंगे, मान आप रखते जाएंगे, इसका आंसर निकलते जाएगा क्योंकि दो चर में है सर, अर्थात कि इसका हम कह सकते हैं एक दृष्टिकोण से कि इसका अनंत हल निकल जाएगा। तो इसीलिए इसको, इसमें देखिए अनंत कहीं पे दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसलिए दिया गया था, इनमें से कोई नहीं। आप क्लियर समझ रहे हैं, कह रहा है दो चर में समीकरण है तो एक्स का जितना मान रखेंगे वाई का उतना मान निकलेगा, वाई का जितना मान रखेंगे एक्स का उतना ही मान निकलेगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे 28 का। आगे बढ़ते हैं सर 29 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल हैं। जैसे हमसे हल पूछा जाए वैसे ही हम a1 बट्टा a2 निकालते हैं, बिल्कुल सही। a1 बट्टा a2 बराबर देखिए 2 बट्टा 4, आप समझ पा रहे हैं a1 जो समीकरण 1 में x का गुणांक है और जो यहाँ पे समीकरण 2 में x के पहले है, अर्थात कि 1 बट्टा में 2। b1 बट्टा b2 अब निकाल के चेक करेंगे तो 3 बट्टा में 6 अर्थात कि 1 बट्टा में 2। c1 बट्टा c2 भी निकालेंगे क्योंकि दोनों बराबर आ गया तो 5 बट्टा में 15 बराबर 1 बट्टा में 3। अर्थात हमने क्या कंडीशन देखा सर, तो हमने देखा कि a1 बट्टा a2 तो बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है सर, तो इसीलिए इसी कंडीशन में कहते हैं कि जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 तो इसका कोई हल नहीं होगा। कहां पे दिया गया है, डी पे कोई हल, नो सॉल्यूशन सर, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे आपके 29 नंबर प्रश्न का। ये उम्मीद करता हूं आप क्लियर सीख रहे हैं। देखिए सभी फार्मूला का खेल है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ फार्मूला का खेल है सर। कह रहा है 30 नंबर प्रश्न कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, देखिए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो संगत युग्म में कोई ना कोई हल होता है, तो हल किस कंडीशन में होता है, नहीं तो छेदी में, नहीं तो आपका संपाती में, तो ऑप्शन डी पे दिया गया। दोनों में आप जानते हैं समीकरण युग्म संगत होते हैं, वहीं पे जब समानांतर होगा तो उसका जो क्या हो जाता है, आपका समीकरण युग्म असंगत हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं 30 नंबर प्रश्न में आपसे वही पूछा गया था कि अगर समीकरण युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखा है तो उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, तो प्रतिच्छेदी या संपाती का हल होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। देखिए कितना आपको कॉन्सेप्ट में प्रश्न मिल रहा है। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात इसमें से कौन परिमेय है। देखिए क्या पूछा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो पाई भी आप जानते हैं अपरिमेय, ए भी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो यहीं बच गया सर, तो यहीं अपरिमेय नहीं है। कैसे नहीं है चलिए समझ लेते हैं, 3 और इसका पूरा का रूट यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि देखिए दोनों पर रूट है तो 75 बट्टा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 और यहाँ पे 3 गुना में, रूट वाला 3 नहीं है, और 75 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने में 3, बिल्कुल 25 3 75, और 48 को लिख सकते हैं 16 3 48, 3 से 3 कैंसिल, अर्थात कि 3 गुना में अंडर रूट अपना आ गया 25 और बट्टा में 16, तो इतना बराबर 3 और अंडर रूट 25 बटा 16 का मतलब 5 और 16 का 4। देखिए इस यही जो है अपरिमेय नहीं था, क्या आ गया, परिमेय आ गया। एग्जाम में भी परिमेय अपरिमेय से खूब प्रश्न आता है, इसी तरह आपको प्रत्येक ऑप्शन चेक करना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक है अल्फा बीटा, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए फिर पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा, अर्थात कि शून्यकों का योगफल पूछा जा रहा है सर, तो शून्यकों का योगफल अभी हम लोग निकाले थे माइनस बी बट्टा ए, बिल्कुल सही, माइनस और -3 और ए का मान 1। अब तो इसमें आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लेना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा 1 बराबर 3 कहां पे दिया गया है सर, ऑप्शन ए पे, काफी शानदार 32 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, देखिए शून्यक पूछ रहा है आपसे तो इसको हल करना पड़ेगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही शून्यक पूछेगा तो इतना बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझाने में इधर
ऊपर भी हम लोग लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऊपर मैं लिख कर आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0 शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पे 6 लघुत्तम ले लेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे प्लस x और माइनस 12 बराबर 0। अब 6 कहाँ गया तो इसमें समझ रहे आप, 6 जो इधर हम लोग लघुत्तम लिए भाग में था तो इस साइड में गुना में आके 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया समीकरण। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले गुना करेंगे, 12 छक कितना होता है अपना 72 होता है, बिल्कुल सही। 12 छक 72 तो 9 8 72, 9 8 घटाएंगे x भी आ जाएगा। अर्थात कि हम क्या कर रहे हैं, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि 6x स्क्वायर उसी तरह रहेगा और प्लस में 9x और माइनस अपना 8x और माइनस 12 बराबर 0। आप उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको गुना करते हैं तो 12 छक 72, यहाँ पे देखिए 8 9 72 भी होगा, घटाने पर x भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा सर, तो कहिएगा 3x कॉमन लीजिए, बिल्कुल सही, 2x प्लस 1। माइनस 4 कॉमन लेंगे तो माइनस 4 दूनी यहाँ पे 8, 2x और माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई में 12। यहाँ पे भी होगा 3, क्योंकि 3 तीर का कितना होता है 9, तो यहाँ पे भी 3 होगा। ध्यान से एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। या 3x माइनस 4 और एक अंडर वाला अपना हो गया 2x प्लस 3 बराबर 0। तो या x बराबर सर माइनस 4 है तो प्लस 4, यहाँ पे गुना में है तो भागा में, यहाँ पे देखिए प्लस 3 है तो माइनस 3 और यहाँ पे 2 गुना में है तो भागा में। 4/3 माइनस 2/3 एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी सर 33 का सही आंसर दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कर अब सिर्फ प्रश्न को समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न सीखिए किस मेथड में हम लोग बना रहे हैं, कॉपी पे आप इसे विस्तार से बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न करा, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है तो लॉस, तो हम लोग जानते हैं HCF और आपका गुणे LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, तो 21 66 दिया है। और यहाँ पे देखिए लॉस पूछा है, HCF दिया है 19 गुने LCM, या LCM बराबर इतना बट्टा 19। इसको कटा लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, 114 मर्त में कट जाएगा सर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बउआ टाइप प्रश्न था, जब मौसा दिया है गुणनफल दिया तो इसमें गुणनफल में मौसा से भाग देते हैं तो लॉसन निकल जाता है। फॉर्मूला चैप्टर 1 में ही आप मैथ की शुरुआत किए होंगे, तभी आपको पढ़ने को मिल गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 35 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है आपका कि इतना यदि px का एक गुणनखंड इतना है, यहां पे देख लीजिए px मान लीजिए कोई बहुपद है, उसका गुणनखंड x प्लस 1 है, तो बहुपद px का एक शून्यक तो x प्लस 1 बराबर 0 दिया है सर, तो x बराबर प्लस 1 है तो माइनस 1, तो एक शून्यक तो माइनस 1 ही आ गया। इससे कितना हम लोग निकालना सीखते हैं सर, 35 का ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं, इसका गुणनखंड तो इतना बराबर शून्यक निकालने के लिए 0 प्लस 1 था तो माइनस 1। अब आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है समीकरण निकाय, यहाँ पे दिया है दो समीकरण, कह रहा है इसके आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो, तो दोनों सरल रेखाएं कैसा होगा, समानांतर होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, कोई नहीं होगा, वही पूछा है। तो जैसे ही ऐसा कंडीशन आए वैसे ही अब आप जानते हैं a1/a2 का मान निकालेंगे, तो a1/a2 निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 6 बट्टा में सर 3, 3 दूनी 6 2। अब देखिए b1/b2 भी निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे। यहाँ पे b1 कितना दिया है -2, समझ पा रहे हैं आप, जो y का गुणांक है। यहाँ पे b2 सर -1, यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, एक में एक से भाग दे तो दोनों बराबर आ गया, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2। तब अब हमको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, तो c1 है 9, c2 है 12, कटाएंगे 3 3 का 9, 3 चौका 12, ये बराबर नहीं आया। अर्थात कि ऊपर वाला कंडीशन आ गया, a1/a2 बराबर आ रहा है सर b1/b2, बट ये बराबर नहीं आया है गुरुजी c1/c2 के। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे सर, तो इसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं एक रेखाएं समांतर होगी, और ऊपर एक और चीज हम लोग पढ़े थे, इसका कोई हल नहीं होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी गुरुजी सही आंसर कर देंगे 36 नंबर प्रश्न का। कितना आसान आसान प्रश्न है, देखिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, सोचिए कितना आसान आसान बिहार बोर्ड इसी तरह इस साल भी पूछेगा, सिर्फ आपका अंक चेंज रहेगा। आपको यहाँ पे ध्यान से अगर आप बनाइएगा तो एग्जाम में आपसे कोई भी चीज गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो लॉसा बराबर, देखिए लॉसा निकालने के कई तरीका है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका यही कहता है कि इसका HCF पहले निकाल कर जो बचेगा उससे गुना कर दिए। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 दोनों में कॉमन है, और 5 दोनों में, यहाँ पे देख पा रहे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और बाकी जो बच गया उससे गुना कर दीजिए, तो 2 का पावर 3 इसमें आ गया,
5 भी आ गया, क्या बचा सर 3, तो इसमें गुना कर देंगे, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। 2 का पावर 4 इसमें से आ गया, 2 का पावर 3, 1 2 बच गया, 5 इसमें आ गया सर, 7 बच गया, बस गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40, और इसको गुना करते हैं 3 दूनी 6 और 7 6 42, गुना कर देंगे सर 0 और 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 1680 कहाँ पे दिया गया है गुरुजी? काफी शानदार, ऑप्शन डी। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न, तूफानी लाल की तरह तूफान मचाए रहना है, अंत तक एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ कर आना है। फोड़ने का मतलब क्वेश्चन को फाड़ कर नहीं फेंकना है, आपको उसको एक एक प्रश्न को सही सही सॉल्व करना है और 100 में 100 लाना है। आप तूफानी लाल हैं। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक इतना है, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का गुरुजी फार्मूला क्या होता है? इसे कितना प्रश्न सिखाया हूं अब आपको, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। कहिएगा सर यदि शून्यक दिया रहे, शून्यक का योगफल गुणनफल, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। काफी शानदार। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। प्रश्न में शून्यक दिया है तो शून्यक का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस माइनस 3 कितना होगा गुरुजी? 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यहाँ पे देख पा रहे शून्यक दिया था, योगफल गुणनफल नहीं दिया था। कभी कभी योगफल गुणनफल देता है तो और आसान हो जाता है। -15 मान पुट करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2x और -15 कहां पे दिया है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जल्दी से देखकर कमेंट कीजिए तो कहिएगा सर ऑप्शन सी पे दिया है। काफी शानदार सर, 38 का ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। चलिए कितना शानदार है, कितना आपको आनंद आ रहा होगा प्रश्न बनाने में। ऐसे ही सीख कर जाइए। डेली शाम 6:30 PM पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली क्लास कीजिए, एग्जाम में भी आप पूरे आनंद के साथ 100 में 100 लेकर आएंगे। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का सारबंतर, एपी दिया है सर, बउआ टाइप प्रश्न है। डी पूछ रहा है, सारबंतर पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कोई दो पद घटा देंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे, -6 माइनस माइनस +10, 4 कहां पे दिया है सर? ऑप्शन बी। कोई दो उठाकर घटा दीजिएगा, ऑप्शन बी आएगा सर, 4 आ जाएगा इसका सही आंसर। ये शानदार। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब देखिए क्या पूछा है, द्विघात समीकरण कौन नहीं होता है? जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इधर -x² इधर कीजिएगा तो +x², तो यहाँ पे कटेगा नहीं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें भी x स्क्वायर बच रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए x + 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, तो ये प्लस में ठीक है, इधर माइनस होगा लेकिन फिर भी x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे देखते हैं तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए इसका स्क्वायर, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, x स्क्वायर नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए √2 का x स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इधर भी 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसी में x स्क्वायर नहीं बचेगा, अर्थात कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण, तो यही ऑप्शन सी। इसको भी चेक कीजिए, यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे 2x² बच जाएगा, तो ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी। ऐसे ही आपको आपके प्रश्न पे ही आपको सॉल्व कर लेना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है, तो त्रिज्या, तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि पूछ रहा है, तो परिधि होता है सर 2πr बराबर दिया है गुरुजी 4π, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2r बराबर सर 2 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया था। ऑप्शन बी तूफानी लाल की तरह सही आंसर करेंगे। काफी शानदार सर, बिहार बोर्ड सोचिए कितना अच्छा प्रश्न आपके लिए सेट करके भेजता है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद किए हैं तो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव फोड़ कर आने जा रहे हैं। उनको यहाँ पे सीखिए और अपने से एग्जाम से पहले क्या करना है, घर पे बैठ के रिवीजन करना है और एक एक फॉर्मूला को याद करना और इन सभी प्रश्न को बार बार बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि प्रश्न इसी रूप में आएगा, अंक चेंज रहेगा। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, फार्मूला पूछ रहा है, समझिएगा। अर्धवृत्त की कुल परिमाप कितना होता है सर? तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r, पाई प्लस आपका 2 और r हम कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में कोई फार्मूला यही होता है अर्धवृत्त के परिमिति का फार्मूला। अब देखिए पाई + 2 उसी तरह रहेगा, r दिया है सर 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी पे दिया है गुरुजी, बिल्कुल सही। 42 का ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए, फार्मूला बेस्ट है सर। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर दिया है सर 21, थीटा दे दिया है 60,
पूछ रहा है चाप की लंबाई क्या होता है सर। अभी ऊपर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब मान पुट कर देंगे गुरुजी, बिल्कुल सही। थीटा के जगह पर रखते हैं 60, 360 और आपका 2 और पाई के जगह पर 22/7, आर दिया है 21। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए इसको कटाते हैं सर। यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 यहाँ पे देखिए 7 से कट जाएगा 3, 3 से 6 कट जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सर, सिर्फ 22 सेंटीमीटर बच गया। कितना शानदार प्रश्न था। ऑप्शन बी सीधे फार्मूला, थीटा बटा 360 2 पाई आर, चाप की लंबाई, मान पुट कर देंगे, सभी मान दिया था प्रश्न में, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो घनों की आयतन का अनुपात इतना है तो उनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मान लीजिए दो घन है, एक घन का भुजा है ए, दूसरा का है ए2, मान ले रहे हैं ए1 भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा सर, तो कहिएगा ए1 क्यू, बिल्कुल सही। और आपका ए2 वाला का तो ए2 क्यू, यही दिया है देखिए 1:27। तो इसका क्यू करेंगे तो 1 का क्यू कीजिएगा तो यही रहेगा 27 का 3, अर्थात कि पहला का भुजा हमने निकाल लिया 1 और दूसरा का 3। अब करा उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पहला का 6a1 क्योंकि a1 उसका भुजा है और दूसरा का 6a2 का स्क्वायर, तो 6 से 6 कैंसिल, a1 का मान हमने निकाला है कितना 1 है, बिल्कुल सही। और a2 का मान हमने निकाल लिया 3, तो बिल्कुल सही। 1 का 1, 3 का 3, 3 का 9, 1:9 कहां पे दिया गया है सर, ऑप्शन सी पे। देखिए फार्मूला बेस्ट सिर्फ प्रश्न आ रहा है तो आपको 44 का ऑप्शन सी सही आंसर करना है। बस दो फार्मूला, घन का आयतन ए क्यू अर्थात कि भुजा क्यू और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। सोचिए फार्मूला अगर आपको याद है तो आप तूफान मचाकर आएंगे। 45 नंबर प्रश्न करा एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 है, आर दिया है 80, ऊंचाई 20 है सर, एच भी दिया है आपका 20। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है सर, तो कहिएगा 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रहा है, और प्लस इसमें कितना जुट जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, इसी का अनुपात पूछा है। और आपका वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर एच, समझ पा रहे हैं, ये हम लोग संपूर्ण पृष्ठ अनुपात आपका वक्र पृष्ठ पूछा था, इतना हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे कॉमन होगा तो बिल्कुल कॉमन होगा सर, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका एच और यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन हो गया तो सिर्फ आर, क्योंकि अनुपात में देखिए आसान कर देना चाहिए, इसको कटाकर यहीं पर मान रखने से क्या फायदा। अब 2 पाई आर यहाँ पे भी है, 2 पाई आर कैंसिल, अर्थात कि आपसे एच प्लस आर अनुपात एच पूछा है। तो एच कितना है सर, अब मान इधर मैं पुट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एच है सर अपना 20 और आर है अपना 80 और इसी का अनुपात पूछा है। एच इधर भी होगा तो एच कितना है 20 है, ऊंचाई यहाँ पे देख रहे हैं 20 और 80 100:20 कटा देंगे सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा अपना 5:1। कहां पे दिया गया है गुरुजी, डी पे दिया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे 45 का। कितना आसान प्रश्न था, अगर आपको फार्मूला मालूम था तो कितना आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। दो फार्मूला, जितना फार्मूला मैं लिखा दे रहा हूं इसको याद रखिएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और वक्र 2 पाई आर एच, 2 पाई आर दोनों में कॉमन ले लिए क्योंकि अनुपात में था तो कटा दिए, इसी का मान हम लोग पुट कर दिया। ऐसे पूरा आप मान रखते तभी इतना ही आता, लेकिन जब प्रश्न आसानी से बन जाए तो गुना भाग ज्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है सर इसका माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हैं इसको पहले आरोही क्रम में सजाते हैं, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो 7, उसके बाद आ जाएगा 8 9 10 और फिर क्या है 11, फिर 12 और फिर 13 14 नहीं है, सीधे सीधे है 15। अब देखते हैं 3 इस साइड छट गया, 3 इस साइड सर बीच वाला, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। कितना बार मैं सिखाया हूं, माध्यिका ऐसे ही निकालते हैं सर। ऑप्शन ए पे दिया गया 10, बीच में बचा 10, ऑप्शन ए हम लोग कमेंट कर देंगे 46 का। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरुजी इसका बहुलक क्या होगा सर, इसका बहुलक क्या होगा। देखिए आंकड़ा दिया गया है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा तो 70 दो ही बार आया है, 80 देख रहे हैं तो एक ही बार दिखाई दे, 50 एक बार और यहाँ पे एक बार 2 3 और 60 भी एक बार है और 40 भी एक बार है, 30 भी एक बार है और 85 3 बार आया है। तो जिसकी बारंबारता अधिक है वही बहुलक होता है सर।
ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 47 का, क्योंकि 50 जो है मैक्सिमम बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न। देखिए फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है यदि वर्गीकृत आंकड़ा में यदि इतना वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है और एफ आई एस जो है संगत बारंबारता है, तो एक्स बार माध्य है, तो इतना बराबर क्या होगा सर? तो ये देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, समांतर जो माध्य हम लोग निकालना पड़ते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसी में लोग समांतर माध्य भी निकालना सीखते हैं। तो इतना बराबर समांतर माध्य होता है जिसे हम एक्स बार से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन ए पे दिया गया था, सीधे फॉर्मूला पूछ लिया था, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है और उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो P और प्लस P मान लीजिए इसका नहीं हो रहा है, तो P नॉट बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो P नॉट बराबर P नहीं 1 माइनस P, तो कितना होगा नहीं घटने की प्रायिकता? ऑप्शन भी समझ रहे हैं, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो घटने की अगर नहीं घटने की प्रायिकता निकालेंगे तो एक में से घटने की प्रायिकता घटा लेंगे, तो 1 माइनस P। ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे 49 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो पासा को हम लोग एक साथ फेंक रहे हैं, दोनों पासा पर 5 आने की प्रायिकता। तो एक पासा को एक बार फेंकेंगे 6, दो पासा को कितना टोटल नंबर होगा? 36 होगा, बिल्कुल सही। और दोनों पर 5 5 5 किस कंडीशन में आएगा? एक ही कंडीशन में सर। तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है? 1 है, और कुल परिणाम की संख्या 36 है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, सोचिए कितना शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। तो अभी के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। आपको बताना है कि आप 50 में 50 फोड़ पाए हैं कि नहीं, 50 में 50 सही किए हैं कि नहीं। अगर आप इस क्लास को लाइक करते हैं, तूफानी लाल जैसे क्लास को लाइक करता है वैसे ही अगर आप इस क्लास को लाइक करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि सर नीचे पूरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, 100 तक ऑब्जेक्टिव ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और फिर आपके सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और पूरा क्लास आप चाहते हैं कि नहीं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो फिर कल 6:30 PM पे इसी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।